हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कार्स्ट स्थलाकृति। काष्ठ स्थलाकृति के बारे में समझ लेते हैं। पहले काष्ठ स्थलाकृति का मतलब ये है कि चूना पत्थर युक्त जो चट्टानें होती हैं उनमें भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, भूमिगत जल भी अपरदन एवं निक्षेप का एक महत्वपूर्ण कारक है। भूमिगत जल निम्न क्रियाओं द्वारा अपरदन का कार्य संपन्न करता है: घुलन क्रिया, जल गति क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण आदि। परंतु इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण घुलन क्रिया है। भूमिगत जल दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब वो होता है कि स्थल भाग पर वे चट्टानों के दरारों में स्थित जल को हम भूमिगत जल कहते हैं। वह फिर सुन लेंगे कि स्थल पर मौजूद जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में दरारों के बीच में जो जल भरा होता है उस जल को हम भूमिगत जल कहते हैं। फिर आगे लिखा है, घुलन क्रिया के संपन्न होने के लिए जल का हल्का अम्लीय होना जरूरी है, जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्रैकेट में CO2 के घुलने के कारण कार्बोनिक अम्ल ब्रैकेट में H2CO3 के निर्माण का कारण होता है। घुलन क्रिया भी सभी शैलों पर समान रूप से नहीं होती। चूना युक्त घुलनशील चट्टानों इसके लिए सर्वथा उपयुक्त है, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, खड़िया आदि। जैसा कि इसमें दिए गए ये सभी लाइमस्टोन के होते हैं। फिर आगे लिखा है, चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा अपरदनात्मक एवं निक्षेपण क्रिया के कारण बने स्थल रूपों को कार्स्ट स्थल रूप कहते हैं। इनका नाम पूर्वी यूगोस्लाविया, अब क्रोएशिया के पूर्वी एड्रियाटिक सागर स्थित कास्ट क्षेत्र के नाम पर पड़ा, जहां ऐसी स्थलाकृति विकसित अवस्था में पाई जाती है। यूगोस्लाविया के अलावा यह आकृतियाँ दक्षिणी फ्रांस के कासेस क्षेत्र, स्पेन के अंडालूसिया, मैक्सिको के युकाटन, मध्यवर्ती फ्लोरिडा, इंग्लैंड और फ्रांस के चाक क्षेत्र, आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र, USA में न्यू मैक्सिको का कार्लसवाद क्षेत्र में प्रमुखता से मिलती है। जैसा कि इसमें भारत में भी दिया है, भारत में यह हिमालय क्षेत्र, जम्मू तथा कश्मीर। फिर आगे लिखा है, देहरादून के पास बिहार के रोहतास का पठार। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपकी ये जो भारत की स्थिति है इस प्रकार से बनी हुई, भारत के मैप पर थोड़ा समझ लेते हैं। इस प्रकार से बनी हुई स्थलाकृति इसमें बताया है भारत के हिमालयी क्षेत्र जम्मू कश्मीर। तो जैसा कि यह क्षेत्र आपका जम्मू कश्मीर वाला है और इसके ठीक बगल में यह आपका क्षेत्र जो है उत्तराखंड है। उत्तराखंड में ही वहाँ पर लिखा है देहरादून के पास। और फिर उसके बाद यदि बिहार की बात की जाए तो बिहार का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के ठीक पूर्वी क्षेत्र होता है और वहाँ पर लिखा है रोहतास का पठार। जैसा कि रोहतास के पठार के बारे में थोड़ा बताते हैं। वहाँ पर एक सुप्रसिद्ध स्थान है जिसे हम जानते हैं गुप्ता धाम के नाम से। तो गुप्ता धाम की जो स्थलाकृति है उसके ठीक ऊपरी भाग पर, जैसे कि यह आपको एक चित्र के द्वारा हम समझाते हैं थोड़ा, यह आपका एक लाइमस्टोन वाली चट्टानें हैं। इस प्रकार से बनी हुई आकृति की लाइमस्टोन वाली चट्टानें हैं और इसी के ठीक ऊपर वाली भाग जो कि रोहतास का पठार है, यह उसके आंतरिक भाग है और ये उसका ऊपरी भाग है। तो इसका ऊपरी भाग जो है ये बालू के चट्टानों से निर्मित है। यह बालू के चट्टानों से निर्मित है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि जब वर्षा होता है या किसी भी माध्यम से इसकी ऊपरी सतह पर जल पहुंचता है तो वह जल इसके
जगह से, इसके सतह से हो करके यह प्रविष्ट करके इसके आंतरिक भाग में पहुंचता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि जब कहीं भी रेत का ढेर लगा होता है तो वर्षा के दिनों में वर्षा का जल उसकी ऊपरी सतह से हो करके ठीक उसके निचली सतह तक पहुंच करके रिस रिस कर आगे बह जाती है। तो ठीक इसी प्रकार गुप्ता धाम कंदरा का भी स्थिति है एक वैज्ञानिक दृष्टि से। तो यहाँ पर यह वर्षा का जल या किसी माध्यम से इसकी ऊपरी सतह पर पहुँचा जल जो है, इसमें रिस रिस कर जब इस लाइम स्टोन वाले के संपर्क में आता है तो यहाँ पर वह लाइम स्टोन जल के साथ विलय होकर या घुल करके वह इस प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, इस प्रकार से आकृतियाँ बनाती है जो कि एक गुफा की तरह बहुत पहले ही निर्मित हो चुका है और आज भी उस गुफाओं में जल रिस रिस कर टपकता रहता है। तो ये है गुप्ता धाम की कंदराएँ जो कि रोहतास के पठार का एक भाग है। फिर उसके आगे लिखा है मध्य प्रदेश में जबलपुर का निकट, छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र एवं विशाखापत्तनम के पास मिलती है। फिर आगे लिखा है कार्स्ट स्थलाकृतियों के विकास की आवश्यक दशाएं। दशाएं क्या क्या है? पहला इसमें लिखा है चूना युक्त घुलनशील चट्टानों की उपस्थिति, चूना पत्थर सर्वाधिक उपयुक्त, घनी संधियों एवं भ्रंश युक्त पतले स्तर वाली चट्टानें, कार्स्ट क्षेत्रों में विस्तृत तथा गहरी घाटियों में उपस्थिति, पर्याप्त वर्षा की उपलब्धता, जल का प्रवाहशीलता होना। फिर आगे लिखा है अपर्दनात्मक स्थल रूप। अब देखिए उस क्षेत्र में अपर्दन के दौरान कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसा कि लिखा है लैपीज, लैपीज की यह आकृति नीचे बनी हुई दिखाई दे रही है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या दिया है। लिखा है चूना पत्थर के क्षेत्र में, खासकर जहां ऊपरी सतह पर चूना पत्थर के आवरण का विस्तार होता है, वहां विभिन्न रंध्रों के विकास से अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ तथा असमान क्षेत्र बन जाता है। जर्मन भाषा में कैरेंस, अंग्रेजी में क्लेंट, ग्राइकर तथा बोगर तथा फ्रांसीसी भाषा में लैपीज के रूप में जाना जाता है। यह धरातल पर कांटों की तरह निकला हुआ दिख पड़ता है। जैसा कि इस चित्र में बनाया गया है, यह आपका एक स्थलाकृति बना हुआ है और स्थलाकृति यह पूरा स्थलाकृति लैपीज है जिसमें यह ऊंची ऊंची जो धारदार नुकीले स्थल दिखाई दे रहे हैं इसको सीख रेखा नाम से जानते हैं। और ठीक उस वही जब क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो वह बड़े हुए क्षेत्र को वीदर कहते हैं, जैसे कि यहाँ चित्र में बना हुआ है। फिर आगे चलते हैं। लिखा है दूसरी स्थलाकृति का नाम घोलरंध्र। घोलरंध्र का मतलब आपको समझा देते हैं। जैसे कि यह आपका पूरा एक लाइमस्टोन का क्षेत्र है, यह लाइमस्टोन का क्षेत्र है और जब जल इस क्षेत्र पर पहुंचता है तो जल सबसे पहले इसे घोलने का कार्य करता है, इसे घोलने का कार्य करता है। तो उस दौरान इसका नाम दिया गया है घोलरंध्र। और जब यही घोलरंध्र थोड़े बड़े होते हैं, जब थोड़े बड़े होते हैं, इनकी आकृति बढ़ती है तो इस प्रकार से उसे बोला जाता है विलय रंध्र। और जब विलय रंध्र की आकृति बढ़ती है तो वो बनता है डोलाइन। इस प्रकार से बनी हुई आकृति बड़ा हुआ डोलाइन बनता है। डोलाइन के बाद फिर इसका सबसे बड़ा और अधिक गड्ढेदार आकृति जो बड़ा बनता है उसे हम कहते हैं पोलजे, उसका नाम है पोलजे। तो इस प्रकार से ये सभी स्थलाकृतियाँ लाइमस्टोन की चट्टानों में होती है। थोड़ा पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया है। लिखा है घोलरंध्र। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वर्षा का जल जब चूने पत्थर के क्षेत्र में प्रवाह होता है तो विशेष प्रकार की आकृति घोलरंध्र को जन्म देती है। सर्वप्रथम ऐसे क्षेत्रों में छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण होता है जो बाद में चलकर बड़े हो जाते हैं। साधारणतः घोलरंध्र की चौड़ाई तथा गहराई 3 से 30 मीटर तक आकी गई है। यह शंक्वाकार दिख पड़ता है। फिर आगे लिखा है विलय रंध्र। यह घोलरंध्र का विस्तृत रूप होता है। जब कभी वर्षा जल चूना पत्थर के क्षेत्र में बार बार और तेजी से अपनी क्रिया करती है तो एक विशिष्ट प्रकार की आकृति विलय रंध्र के रूप में बन जाती है।
यह इतनी बड़ी हो जाती है कि चूना पत्थर के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का संपूर्ण जल इसमें समाहित हो जाता है। फिर उसके बाद बनता है डोलाइन। जैसा कि आपको बताया गया है, लिखा है डोलाइन, यह बड़े आकार की रंध्र बेलनाकार अथवा कीपाकार में पाई जाती है। इसकी आकृति पर वनस्पति का प्रभाव दिख पड़ता है, क्योंकि अधिक वनस्पति वाले क्षेत्रों में इनकी घाटी चौड़ी एवं छिछली होती है तथा वनस्पतिहीन इलाके में तीव्र ढाल वाली होती है। यह लगभग 30 से 40 फीट चौड़े तथा 6 से 75 फीट गहरी होती है। यूगोस्लाविया के चूना प्रदेश में इसे डोलिनास तथा डोलाइन के नाम से जाना जाता है। फिर आगे आता है ध्वस्त रंध्र। ध्वस्त रंध्र के बारे में थोड़ा जानते क्या दिया है। लिखा है चूना पत्थर के क्षेत्र में कार्बन युक्त जल के प्रवेश से निर्मित डोलाइन आकृतियाँ एक साथ ध्वस्त हो जाती है, जिसे ध्वस्त रंध्र के रूप में जाना जाता है। लिखा है ध्वस्त चूना पत्थर के क्षेत्र में कार्बन युक्त जल के प्रवेश से निर्मित डोलाइन आकृतियाँ एक साथ ध्वस्त हो जाती है, जिसे ध्वस्त रंध्र कहते हैं। जैसे कि आपको चित्र में बताया गया था, एक बार फिर बनाते हैं। यह आपका बना हुआ चित्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले विलय रंध्र के बाद घोल रंध्र के बाद फिर विशेष आकृतियाँ जो बनी हैं डोलाइन वगैरह, और उन सभी का जैसे एक यहाँ है और एक यहाँ है, और अचानक जल इसमें जब प्रविष्ट होता है तो ये और ये दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। तो ध्वस्त होने की इस क्रिया को ही ध्वस्त रंध्र के नाम से जाना जाता है। फिर आगे लिखा है युवाला। यह आकृति भी चूना प्रदेश या चूना पत्थर के क्षेत्र में कई डोलाइन ध्वस्त होकर एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत बड़े आकार के एक विस्तृत गड्ढे का निर्माण हो जाता है, जिसे युवाला नाम से जाना जाता है। साधारणतया इसका व्यास 1 किमी तक होता है। जैसा कि इस चित्र में देखेंगे कि इस चित्र में सभी आकृतियों को एक साथ बनाया है। जैसे यहाँ पर लिखा है घोल रंध्र, यहाँ पर ये आपका बना है घोल रंध्र, और ठीक ये और ये विलय रंध्र हो गया है। फिर इसी का विकसित क्षेत्र यहाँ पर बना है डोलाइन। डोलाइन के बाद या कह सकते हैं कि इनके ध्वस्त होने के बाद बना है युवाला। युवाला के ध्वस्त होने के बाद ये बना है सबसे बड़ी आकृति पोल्जे। पोल्जे का निर्माण हुआ है। फिर उसी प्रकार आगे है पोल्जे। यह राजकुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह युवालाज से भी अधिक विस्तृत गर्त होता है। इसकी तली समतल होती है तथा दीवारें बड़ी होती है। इसका क्षेत्र कई वर्ग किमी तक होता है। पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तृत पोल्जे लिबनो पोल्जे है। इसकी लंबाई 64 किमी और चौड़ाई 5 से 11 किमी है। फिर उसके आगे लिखा है पोनार। यह भी बड़े आकार के किनारे वाली आकृति है और एक लंबी सुरंगनुमा होती है। चूना पत्थर के क्षेत्र में सिंक गड्ढों द्वारा जल प्रवेश होकर आंतरिक भाग में कई छिद्रों में मिलाकर एक कर देती है। कभी कभी इन छिद्रों में नदियों का विकास हो जाता है। फ्रांस में इस प्रकार की आकृति को एवेंस कहते हैं। फिर आगे लिखा है गुफाएं। देखिए गुफाएं क्या है, जैसा कि आपको उस कंदरा के बारे में बताया है हम, रोहतास के पठार वाले। यहाँ पर लिखा है गुफाएं। चूना पत्थर के क्षेत्र में वर्षा का कार्बन युक्त जल तथा भूमिगत जल जब गुफाओं का निर्माण करता है, ये गुफाएं अधिकांशतः जल की घुलन क्रिया या घुलनशील क्रिया पर निर्भर करती है। यदि जब कभी जल की घुलनशील क्रिया समाप्त हो जाती है तो गुफाओं का निर्माण कार्य बंद हो जाता है। मतलब जैसे यहाँ पर बनाया गया है इस चित्र में, ये इस प्रकार से लाइमस्टोन की बनी हुई चट्टानें हैं और यहाँ से जब जल प्रविष्ट होता है तो इस प्रकार से हरिस करके इसे घोल करके इस प्रकार की आकृति बना देती है। तो ये कंदरा जो लिखा है इसी को हम कंदरा या गुफा कहते हैं। फिर आगे लिखा है धसती निवेशिका। चूना पत्थर के क्षेत्र में घोल क्रिया से चट्टान पर इतने रंध्र विकसित हो जाते हैं कि समस्त भाग एक छलनी की आकृति जैसी हो जाता है। इन छिद्रों से धरातल के ऊपर का बहता जल अंदर प्रवेश कर जाता है। इन छिद्रों से नदी का भी जल नीचे चला जाता है तो उसे धसती निवेशिका कहते हैं। अंधी घाटी क्या है? चूना पत्थर के क्षेत्र में धरातल पर बहने वाली नदियाँ रंध्रों से प्रवेश कर जाती हैं तो आगे वाली शेष नदी का भाग शुष्क रहता है। इन नदियों में
वर्षा का जल कभी कभी भर जाता है, इसलिए इस घाटी को अंधी घाटी कहते हैं। फिर अगला है हम्स। हम्स क्या होता है? चूना प्रदेश में कठोर चूना पत्थर के अवशिष्ट भाग खड़े रह जाते हैं। इन टीलों के शिखर पर एक पंख के रूप में दिख पड़ते हैं। पश्चिमी द्वीप समूह में हेस्टैक एवं पेपिन्स में हिल्स तथा यूगोस्लाविया में हम्स के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक पुल, जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं कि यह किस प्रकार का चित्र है। इस चित्र के बारे में हम आपको अभी समझाते हैं। लिखा है प्राकृतिक पुल चूना पत्थर के क्षेत्र में कार्बन युक्त तथा भूमिगत जल के घुलन क्रिया से अंदर में विस्तृत कंदरा का निर्माण होता है, परंतु ऊपर धरातल धंसता नहीं है, जो एक प्राकृतिक पुल के रूप में दिख पड़ता है। इस प्रकार का पुल का निर्माण चूना पत्थर के क्षेत्र में दो प्रकार के चट्टानों के आधार पर होता है, ऊपर कठोर चट्टान तथा नीचे चूना युक्त चट्टान, जैसे कि इस चित्र में बना हुआ है। थोड़ा सा हम चित्र को विस्तृत करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यह आपका चूना युक्त चट्टान है और यह इस प्रकार से अब समझ सकते हैं कि इसका आधा भाग यह कठोर है, इसे लिख देते हैं, ये कठोर है और ये चूना युक्त है, ये चूना युक्त है। अब स्वाभाविक है कि जब जल इस प्रकार से इसके आंतरिक भाग में प्रवेश करते हुए आएंगी तो ऊपरी चट्टान को तो कोई क्षति नहीं करेंगे, लेकिन निचली जो चूना युक्त चट्टानें हैं इन चट्टानों को यह घोल करके काट करके बहा देगी, इस प्रकार से बहा देगी। तो ये इस प्रकार से बनी हुई आकृति हमें दिखाई देगी। तो इसी आकृति को प्राकृतिक पुल नाम दिया गया है। जैसा कि ये देख सकते हैं कि ऊपर का जो स्थिति है या ऊपर का भाग है यथास्थान बना हुआ है और नीचे का चूना युक्त जो चट्टानें हैं वो घोलन की क्रिया के दौरान वो जल के साथ घुल करके बह गया है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक पुल का निर्माण होता है। फिर आगे लिखा है कार्स्ट खिड़की। इस तरह की आकृति का निर्माण चूना पत्थर के क्षेत्र में ही होता है। यह बील रंध्र अथवा डोलाइन के ऊपरी भाग के नीचे की ओर धंस जाने से बृहद क्षेत्र होता है। इसका ऊपरी भाग खुला होता है जिससे भूमिगत जल आसानी से दिखाई देता है। फिर इसमें लिखा है निक्षेपणात्मक या निक्षेपात्मक स्थल रूप, जिसे कि यहाँ पर इस चित्र में समझ सकते हैं। और इस चित्र के अंतर्गत यह लिखी हुई कुछ आकृतियों का नाम है और क्रमशः इसे हम प्रारंभ से देखते हैं कि यह क्या कर रहा है। निक्षेपात्मक स्थल। निक्षेपात्मक का मतलब समझ लेते हैं। निक्षेपात्मक का मतलब ये होता है कि जब कोई नदी या बहता हुआ जल अपने मार्ग में आने वाले उन समस्त वस्तुओं को घोल करके काट छाट करके एक स्थान से बहा करके ले जाकर दूसरे स्थान तक जमा कर देती है या छोड़ देती है, तो उस प्रकार से यह छोड़ी गई वस्तु या ये छोड़े गए मलबे को हम कहते हैं निक्षेप, और इससे बनी हुई स्थलाकृति को हम कहते हैं निक्षेपणात्मक स्थल स्वरूप। तो थोड़ा इसके बारे में और समझते हैं। लिखा है निक्षेपात्मक कार्य का निर्धारण क्षेत्र विशेष में तापक्रम की कमी, दबाव की कमी, वाष्पीकरण, रासायनिक क्रिया आदि से निर्धारित होता है। निक्षेपण कार्य से निर्मित मुख्य स्थलाकृतियों में स्टेलेक्टाइट तथा स्टेमेग्नाइट प्रमुख है। स्टेलेक्टाइट क्या कहता है? लिखा है कभी कभी कंदरा का विकास इतना अधिक हो जाता है कि इसका जल भूमिगत जल से मिल जाता है। इसके विपरीत कभी कभी बूंद के रूप में जल नीचे गिरता है। जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा इतनी अधिक या इतनी मात्रा रहती है कि वह गाढ़ा हो जाता है तथा रह रह कर बूंद के रूप में चूने लगता है और कंदरा के ऊपरी छत पर लटकता हुआ दिख पड़ता है। लटकते हुए इस भाग को स्टेलेक्टाइट कहते हैं। मतलब समझ सकते हैं कि जैसे इन चित्र में बनाया गया है, यह आपका स्थलाकृति लाइमस्टोन वाले हैं और यह इस प्रकार से जब यह चूना घुलकर गढ़ा होकर के ऐसे टपकने लगता है तो इस प्रकार से यह लटकती हुई हमें दिखाई देता है और यही लटकी हुई भाग को हम कहते हैं स्टेलेक्टाइट कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में बना हुआ है, आप देख सकते हैं स्टेलेक्टाइट की स्थिति, कंदरा स्तंभ और स्टेलेक्टाइट। फिर उसके आगे लिखा है स्टेगमाइट क्या होता है? स्टेगमाइट
यह स्टेलेग्माइट का उल्टा या यह स्टेलेक्टाइट का उल्टा रूप होता है। जब चूना युक्त जल गुफाओं की छत से टपक टपक कर गिरता है तो गुफा की धरती पर इस चूना युक्त जल से संपूर्ण नमी का वाष्पीकरण हो जाता है और स्तंभ की आकृति में दिख पड़ता है, जिसे स्टेलेग्माइट कहते हैं। सिंपल सी। फिर आगे लिखा है कंदरा स्तंभ। कंदरा स्तंभ भी ठीक उसी प्रकार बनता है जैसे कि चित्र में दिखाया गया था। लिखा है स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट के मिलने के फलस्वरूप, स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट के मिलने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। कभी स्टेलेक्टाइट का इतना अधिक विकास हो जाता है कि कंदरा के फर्श तक पहुंच जाता है, जिससे कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। जैसे आपको फिर से एक बार चित्र में हम समझाते हैं। यह बनी हुई स्थलाकृति, जैसे यहाँ से स्टेलेग्माइट नहीं, जिसे कहते हैं स्टेलेक्टाइट, चूना प्रारंभ हुआ और ये इतना गढ़ा होता है कि ये ऐसे लटकता जाता है, पूरी तरह नीचे नहीं आता है। और जो स्टेलेग्माइट होता है वह टपक कर नीचे से, यह जब टपकता है तो ये तुरंत सूख करके इस प्रकार से खड़ी आकृति बनती है। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इस तरह से कंदरा स्तंभ बनता है। इस तरह से ही कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। फिर उसके आगे लिखा है ड्रिप स्टोन। निक्षेपण की क्रिया में यह एक विशेष प्रकार की आकृति है। जब गुफा की छत से जल दरार के माध्यम से नीचे गिरता है तो गुफा की तली में पर्दे जैसा चूना का स्तंभ निर्मित हो जाता है, जिसे ड्रिप स्टोन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्थलाकृति फिर बनाते हैं। यह आपका है और यह चट्टानें हैं। यदि इन दो चट्टानों के मध्य में इस प्रकार से बनी हुई स्पेस है, या कह सकते हैं कि दरार है, तो इसमें लाइमस्टोन बह करके आ करके इसमें जमा होना प्रारंभ होते हैं। तो यह एक पर्दे की भांति है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्पेस कम है और स्पेस कम होने के साथ साथ यह जब जमा होगा तो एक पर्दे की भांति हमें दिखाई देगा। तो इसी को ही ड्रिप स्टोन कहते हैं। फिर आगे लिखा है कैलिस। ऊर्ध्व मरुस्थलीय प्रदेशों में भूमिगत जल छोटे छोटे छिद्रों से रिसता हुआ धरातल पर आ जाता है और अपने साथ घुले हुए खनिज पदार्थों को ऊपर से लाता है और शेष सब जल का वाष्पीकरण हो जाता है तो खनिज पदार्थ मलबे के साथ जम जाता है। दक्षिणी अमेरिका के चिली तथा पेरू में इस प्रकार की आकृति पाई जाती है। फिर इसमें लिखा है ट्रैप्टाइन पट्टीदार कैलकेरियस निक्षेप और टूफा कंदरा के मुख का निक्षेपित ट्रैप्टाइन। तो दोस्तों ये रहा स्थलाकृति प्रदेश।